हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 10। इसमें हम कवर करेंगे, देखो रिमेनिंग, ऑब्वियसली यू नो दैट 10.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 तो जितने भी आगे रिमेनिंग क्वेश्चन है सारे कवर करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अटेंशन आपका 100%। जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ के इधर ध्यान दो, सारे क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करो। देखो मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, उसको अपने लेवल पे फिर से सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो दोबारा देखो, देखो क्या क्या अप्रोच यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद अपने लेवल पे पूरी एक्सरसाइज को फिर से प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू, एमआईक्यू याद है। चलो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन पे। देखो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी व्हिच इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट AB plus CD is equals to AD plus BC। AB plus CD is equals to AD plus BC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल सा है। देखो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रही होगी कि PQRS वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्वाड्रिलेटरल और सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो क्या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एवरीवेयर। ठीक है, और हर एक पेयर, जैसे ए से स्टार्ट होने वाला पेयर है एपी एंड एएस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। आपको करना क्या है, इनको सिस्टमैटिकली अरेंज करो, क्वेश्चन सॉल्व। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं, अगर आपने इनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना सीख लिया तो। और वो सिस्टम क्या है अभी दिखाता हूं। देखो इसको सोल्यूशन को सॉल्व करना है ना, मुझे पता है सारी जितने भी टेंजेंट्स है ना, वो एक पेयर में इक्वल है। जैसे ये टेंजेंट्स के, ये टेंजेंट्स इसके, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, सिर्फ लिखने का मेथड ये। अगर आप लिखने का मेथड ढंग से समझ गए ना, वो समझाऊंगा भी कैसे क्यों लिख रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, मुझे पता है एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनेगी एपी। ठीक है, और वो इक्वल होगी किसके, एएस के। क्लियर, लिख ले। अब आगे देखो, एबी को कंप्लीट करने के लिए क्या मुझे एपी में पीबी ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या रखो, पी एपी के नीचे जस्ट पीबी रख दो। और अब चेक करो पीबी किसके इक्वल है। देखो पीबी क्या बीक्यू के इक्वल है, बिल्कुल क्लियर। अब एपी प्लस पीबी से एबी तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं, बीक्यू, बीक्यू के साथ अगर मैं क्यूसी रख दूंगा तो क्या बीसी कंप्लीट हो जाएगा, बस। तो मुझे बीक्यू के नीचे रखना है क्यूसी। ठीक है, रख दिया मैंने। तो बीक्यू के नीचे मैं क्या रखूंगा, बीक्यू के नीचे रखेंगे क्यूसी, और वो प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यूसी के किसके इक्वल है, सीआर के, तो यार को सीआर। अब सीआर से मैं सीडी बनाऊंगा, उसके लिए मुझे चाहिए डीआर, तो मैंने इसके नीचे रख दिया डीआर, और वो किसके इक्वल है, डीएस के। अब देखो ध्यान से, क्या पेयर बन गया एबी, ये पेयर बन गया सीडी, ये दोनों एडी, और ये बीसी। बस अब आप यहां लिखोगे इक्वेशन 1 2 3 और ये 4, और ये चारों आपस में इक्वल है। आई मीन ये चारों जो है, इनमें जो भी इक्वेशन है सब आपस में इक्वल है। ठीक है, तभी तो इनको इक्वेशन बोल रहे हैं। अब इन सबका जो रीजन है वो भी सेम ही है, क्या, टेंजेंट्स। रीजन क्या है इसका, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होती है तो ये दोनों आपस में इक्वल होती है ना। तो ये भी एक्सटर्नल, ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट है, एपी और एएस दोनों आपस में इक्वल है, तो रीजन सबका सेम ही है, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अब आपको लास्ट में लिखना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। तो अब क्या लिखोगे, बाय, ये तो इनका रीजन हो गया, यहां लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 मैंने ऐड कर दिया। जैसे इन सबको ऐड करूंगा, अब ध्यान से देखना क्या करना है, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एपी इज इक्वल्स टू एएस, पीबी बीक्यू, पीबी इज इक्वल्स टू बीक्यू। नेक्स्ट है सीआर इज इक्वल्स टू क्यूसी, सीआर इज इक्वल्स टू क्यूसी एंड सीआर के इक्वल अब साइड में रखा मैंने डी आर विच इज इक्वल्स टू डी एस। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने लिखा था इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, और मैंने सबको किया ऐड। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं ऐड करूंगा तो एलएचएस एलएचएस से ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस से ऐड होगा। तो देखना एपी प्लस पीबी, यहां लिखते हैं एपी प्लस पीबी प्लस सीआर प्लस डीआर विच इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, एपी प्लस पीबी क्या बना लेगा बच्चों, एबी, ये क्या बना लेगा, सी डी, और इधर ए एस और डी एस बना लेगा ए डी, प्लस ये दोनों बना लेंगे डी सी।
और यही आपसे क्वेश्चन प्रूव करवा रहा था, दैट्स इट। समझ गए? तो बस आपको इनको अरेंज करना है, जैसे आपने अरेंज किया चारों को ऐड कर दो, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करते जाओ। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो रही है, टेंजेंट को आपको इक्वल वैसे भी लिखना है, तो ये तो चारों आपको लिखने वैसे ही पड़ेंगे, तो इनको अरेंज कर लो ना प्रॉपर्ली। जब आपको लिखना ही है तो आप इनको इस तरह से अरेंज कर लो ताकि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर इन चारों को ऐड करो, जैसे आप ऐड करोगे यू विल गेट दिस वन। क्लियर? आगे चलते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये अपने पास ये फिगर है, एक्स डैश वाई डैश, और ये एक्स और ये वाई, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ, and another tangent AB with a point of contact C, with a point of contact C here, intersecting XY at A and X dash Y dash at B, ठीक है, यहां पर इसको A पे और इसको Y B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। प्रूव दैट एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, आपको प्रूव करना है। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो मैं एक और स्लाइड ले रहा हूं, वहां पे फिगर बनाऊंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने सर्कल ले लिया और आपको ये दो टेंजेंट्स गिवन है ना, ये टेंजेंट कौन कौन सी गिवन है बच्चों, एक है एक्स वाई और एक है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब ये है अपना सेंटर ओ और इससे पास हो रही है ये टेंजेंट्स, ये सेंटर ओ, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट है, ये है पी और क्यू, ठीक है, ये पॉइंट है अपना पी, इसको मैं चलो पी बना देता हूँ अच्छे से, ये पॉइंट है अपना पी, इस पॉइंट को मैंने पी लिखा, इसको क्यू लिखा। अब देखना यहां से एक और टेंजेंट है जो इस पॉइंट इस सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रही है और वो इसको इधर ए पे और इधर बी पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। चलो तो इसको इधर ए पे और इसको बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये अब आपको प्रूफ करना है कि ए ओ और बी, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, आपने ओ को, ये जो ओ है ना, इसको ज्वाइन कर दिया सी से, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है, बस यू आर गुड टू गो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। क्या मैं इस पॉइंट को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, एंगल्स को 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखना क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इस वाले में, ये 90 डिग्री रीजन पता है, ये 90 डिग्री रीजन पता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ क्यू ओ सी ए में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स में गया मैं। इन दोनों ट्रायंगल में जाने के बाद सबसे पहले मुझे पता चला कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी ए, रीजन क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या रीजन है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली ओसी परपेंडिकुलर है किसके, सी ए के, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ओपीए और ओसीए दोनों मैंने लिख दिया एंगल 90 डिग्री। इसका क्या रीजन है बच्चों, 90 डिग्री होने का क्या रीजन है, 90 डिग्री होने का रीजन है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, ये रीजन लिख दिया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद एंगल लाइन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या है, ये कॉमन है, ये हो गई अपनी कॉमन। उसके बाद ये देखो ओपी और ओसी दोनों रेडियस है क्योंकि सेम ही ट्रायंगल में, सेम ही सर्कल में, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओसी, ये अपना हो गया रेडियस, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। चलो जैसे ही दोनों आपस में इक्वल है, मुझे करना क्या है अब, मुझे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी मिल गई दोनों में। जैसे मुझे कॉन्ग्रुएंसी मिली, क्या मैं लिख बोलूंगा, बाय द कॉन्ग्रुएंसी, बाय द रूल ऑफ, कौन सा रूल लगाया देखो मैंने, राइट एंगल इक्वल किया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज इक्वल किया, उसकी साइड इक्वल करी, तो आई राइट इट एज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ सी ए के, ठीक है। अब जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट, बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया ना। सिमिलरली इन कौन से ट्रायंगल बच्चों, ओ क्यू बी और ओ सी बी, ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों ट्रायंगल दिख गए आपको, ओ क्यू बी और ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में ओ क्यू बी और ओ सी बी के अंदर कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखना मैंने क्या किया, मुझे समझ में आ गया कि एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो बस
मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रखोगे बच्चों? देखो एंगल 1 2 3 4 ये स्ट्रेट लाइन पे बने ना, ओके अगर स्ट्रेट लाइन पे बने हुए तो ये एंगल कैसे होंगे? 180 डिग्री से हम बनाएंगे। अगर ऐसा है तो देखो कौन सा एंगल किसके इक्वल है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं 1 को 2 की प्लेस पे प्लेस करूं या 2 को 1 की प्लेस पे? डिपेंड करता है मुझे प्रूव क्या करना है। मुझे प्रूव करना है एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो मैं अगर A को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, सॉरी 1 को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो जहां 1 है वहां भी 2 आ जाएगा और 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो मुझे 2 और 3 एंगल तो चाहिए ही, तो मैं 2 और 3 को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं 1 और 4 नहीं चाहिए उनको रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं वही करूंगा क्वेश्चन में, मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा बाय एंगल 2, फिर ये भी एंगल 2 रहेगा, और एंगल 4 को रिप्लेस कर दूंगा एंगल 3, और ये तो एंगल 3 रहेगा ही। तो अब इसको लिख देंगे, देखना इन दोनों को लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वही 180 डिग्री यहां पर भी होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या मैं 2 कॉमन ले लूं और ये बन गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिवाइड कर देंगे 2 से दे, तो इट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ठीक है, अब देखना एंगल 2 और एंगल 3 है क्या? एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या एंगल AOB बना रहा है, दैट्स इट। तो एंगल हेंस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था। समझ गए हो? कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी विच इज द रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। ठीक है, जैसे ही ड्रॉ करा ये परपेंडिकुलर बनाएगा किस पे? रेडियस पे। तो वी हैव पॉइंटेड द रीजन एज वेल। तो अब ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 चार एंगल है मेरे पास में। ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल में गया OPA और OCA, इन दो ट्रायंगल्स में OPA OCA दो ट्रायंगल्स में गया। OPA एंगल OCA के इक्वल है, 90 डिग्री बना रहा है। OA OA दोनों आपस में साइड से इक्वल है, OA और OA दोनों साइड से इक्वल है। उसके बाद फिर मैंने ले लिया ये वाली साइड, देखो रेडियस दोनों आपस में इक्वल ले ली, OP और OC के। OP और OC आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके साथ आप ये एंगल भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे ऐसे बना लो, RHS के लिए आप टेंजेंट यूज कर लो, ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी रूल तो अप्लाई हो ही जाएगा। तो वी गॉट RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय व्हिच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हियर। द मोमेंट वी गॉट द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट वी कैन अप्लाई CPCT, और जैसे मैं CPCT अप्लाई करूंगा विल गेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर? द मोमेंट वी गॉट एंगल 1 एंड 2 3 and 4 are equal to simultaneously with the angle corresponding। ओके, सो वी गॉट 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चेक करना है कि किस एंगल को मुझे प्रूफ करना था। तो मुझे प्रूफ करना था एंगल AOB को। क्लियर? तो जैसे मैं एंगल AOB की बात करता हूं, मेरे पास 2 और 3 एंगल का कॉम्बिनेशन AOB बनाता है, तो मुझे रिलेशन चाहिए 2 और 3 के फॉर्म में। अच्छा, मुझे ये भी पता चल गया कि 1 2 3 4 का सम 180 डिग्री बना रहा है, तो मैंने प्लेस किया 1 2 3 4 को 180 डिग्री। अब 1 एंगल 2 बनाएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है ना। देखो 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 एंगल भी तो 2 बना सकता है, आपस में इक्वल है। अच्छा, तो 2 को जो 1 था उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, 4 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाएगा 2 एंगल 2, इन दोनों कॉम्बिनेशन 2 एंगल 3। आई विल टेक 2 कॉमन, तो इट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। वी हैव 2 कॉमन आउटसाइड। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 90 हियर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री। दैट्स इट। So this angle AOB is 90 डिग्री वी गेट। क्लियर बच्चों? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पहले सर्कल बनाते हैं, फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, उससे दो टेंजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बना ली दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय, दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट? ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों को ज्वाइन किया किससे? टू द सेंटर। क्या इन दोनों को रेडियस बोलते हैं क्या? दैट्स इट। तो आपको ये बोल रहा है कि रेडियस से जो एंगल बनता है और यहां पर जो एंगल बनता है, ये आपस में सप्लीमेंट्री होता है। कितना बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग थ्योरम में ही पढ़ चुके हैं ये। तो ध्यान से देखो, क्या 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, सुनना फिगर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। वी गॉट अ क्वाड्रिलैटरल OPAQ। ठीक है, OPAQ क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब लेट्स से ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 2 3 4 इन चारों का सम कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री। यहां लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। अब एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 4 90 डिग्री, तो जहां एंगल 2 लिखा है वहां 90 डिग्री, और जहां एंगल 4 लिखा है वहां 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 अपने पास एज इट इज, एंगल 1 अपने पास एज इट इज। अब 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू
360 degree. I'll transfer it that side. So it is angle 1 plus angle 3 is equals to 360. All right, 360 first. So 360 degree minus 180 degree gives us 180 degree. ठीक है? Now angle 1 plus angle 3. We got angle 1 plus angle 3. अब ध्यान से देखो, क्या angle 1 और angle 3 ही वो एंगल है जिसकी बात कर रहा था? देखो, angle subtended by the tangents and the angle subtended by the line which is joining the point of contact to the center. This is radius. तो इन दोनों से जो एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 3, क्या इन दोनों का सम 360 minus 180 is equals to 180 आ गया? क्वेश्चन सॉल्व यही तो बोल रहा था। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। सो वी प्रूव दैट एंगल 1 is equals to angle 3 is 180 डिग्री, hence it is proved. सिंपल। अच्छा, बस आपको ये लिखना है इसका लॉजिक, किसका? 90 डिग्री का। क्या लॉजिक है? रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, बात खत्म। ठीक है, चलो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको याद है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था? दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं उसको। ये रहा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, यही किया था ना। यहां तक एज इट इज सॉल्व करना है, इसके आगे 2 स्टेप और लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं सेम फिगर बनाऊं। ओके, so we got a parallelogram which is circumscribing a circle. Okay, तो मैंने सेम सा फिगर बना दिया। आई गॉट दिस वन एज ए बी सी एंड डी। ठीक है, और फिर से पी क्यू आर और एस, ये 4 पॉइंट रख दिए मैंने, जिन पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है इस पैरेललोग्राम को। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है रोम्बस है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम पे किया था वही करना है, कुछ नया नहीं करना। मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। कैसे अरेंज करूंगा बच्चों? अब तो आपको अरेंजमेंट बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा? ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, एपी इज इक्वल्स टू पीबी, ये तो कंप्लीट हो गया। पीबी एपी इज इक्वल्स टू एएस, सॉरी एपी एएस के इक्वल है। एपी इज इक्वल्स टू एएस रखा मैंने। अब देखो एपी एएस के इक्वल है, एबी कंप्लीट करने के लिए एपी के नीचे क्या रखूंगा? पीबी। पीबी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्लेस कर दिया मैंने। उसके बाद देखो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू के नीचे रखा मैंने सी क्यू, और सी क्यू किसके इक्वल है? सी आर के, रख दिया सी आर। सी आर के नीचे रखा मैंने डी आर, और वो किसके इक्वल था? डी एस के। फिर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, रीजनिंग क्या रखोगे? रीजनिंग होगी दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे ए से एपी और एएस, बी से बीकी बीपी और बीक्यू, एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो अब जैसे मैंने इन सबको ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, जैसे मैंने सबको ऐड किया, ऐड करते क्या होगा देखना, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, लिख दिया। अब देखना, ए पी प्लस पी बी बना लेगा ए बी, प्लस ये दोनों बना लेंगे सी डी, इज इक्वल्स टू ए एस और डी एस बना लेगा ए डी, ये दोनों बना लेंगे बी सी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बना लिया अपन ने 4। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड करनी है। क्या? अगर मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो क्या पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है? ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तब देखो, जहां सी डी है वहां ए बी लिख सकता हूं ना, दैट्स इट। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तब वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। फाइन, ए बी प्लस सी डी की जगह भी ए बी, इसकी जगह मैंने रखा बी सी, और यहां पर भी बी सी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। देन AB plus AC 2AB, AB plus AB 2AB is equals to 2BC. I'll cut down 2 from 2. I'll get AB is equals to BC. अब ध्यान से देखना, क्या AB BC के इक्वल हो गया? AB इक्वल हो गया BC के, करेक्ट। AB BC ACD के इक्वल ऑलरेडी था पैरेललोग्राम। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, अब मैंने क्या कर दिया? AB को BC के इक्वल कर दिया। ऐसे समझो, मान लो ये 5 है और ये 5 है,
ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ही, है ना, ये 5 तो ये 5। अब मैंने क्या किया, इस साइड को इसके भी इक्वल कर दिया। देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया ए बी बी सी के इक्वल है। तो अब ध्यान से देखना, जो बीसी की लेंथ है वो ए सी की लेंथ हो जाएगी, ए बी की लेंथ हो जाएगी। तो मैंने प्रूफ कर दिया ए बी बी सी के इक्वल है। तो जो 5 यहां पर है वो 5 यहां आ जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी 5 हो गई। तो अभी क्या सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, क्या वो रोम्बस होता है? दैट्स इट। हेंस दिस parallel hence this parallelogram has adjacent sides equal। ठीक है, so this becomes a rhombus। ठीक है, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है रोम्बस होता है। दैट्स इट, वी हैव प्रूव्ड दैट एडजेसेंट साइड इज इक्वल। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। We got a circle whose radius is 4 here, such that the segment BD and DC into B which ABC divides the point of contact D। ठीक है, तो BC एक लाइन सेगमेंट है जिसको D के थ्रू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में। ओके, सच दैट CD and BD, ओके, एंड दे हैव द लेंथ एज वेल। फाइन, लेंथ आर 8 cm 6 cm, so we got 8 cm here and 6 cm here। ओके, फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। तो आपको AB और AC इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, मुझे पता है अगर ये 6 है तो यहां से यहां तक का पॉइंट ये तो 6 हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों सेम टेंजेंट है। सिमिलरली B से दो टेंजेंट है ये दोनों। ठीक है, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में ये दोनों ही लेंथ नहीं है। और अगर ये दोनों ही लेंथ नहीं है ना, अगर इन दोनों में से कोई एक भी होती तो मैं इसको यहाँ प्लेस करके लेंथ बना लेता, लेकिन एक भी नहीं है। तो लेट्स अज्यूम इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइड कितनी हो गई? ये कंप्लीट साइड हो गई अपनी x प्लस 8। ये कंप्लीट साइड कितनी हो गई? ये हो गई x प्लस 6। ठीक है, अब अगर मैं O से विच इज रेडियस D को ज्वाइन करता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्या वो राइट यहां पर राइट एंगल बनाती है? बिल्कुल। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक और रेडियस ज्वाइन करता हूं, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक और रेडियस ज्वाइन करता हूं, और इसको मार्क करता हूं मैं E, इसको F, तो अब देखना ये भी और ये भी दोनों 90 डिग्री बनाएंगे। क्लियर? अब एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है मुझे, यहां से ज्वाइन करना है इधर, यहां से ज्वाइन करना है इधर, यहां से ज्वाइन करना है इधर। जैसे मैंने इन सबको ज्वाइन किया, क्या मेरे पास में ट्रायंगल आया? ओ ए सी, ओ ए बी एंड ओ बी सी, ये तीन ट्रायंगल आ गए। अब सुनना ध्यान से, कौन कौन से ट्रायंगल? ओ ए सी एक ट्रायंगल आया, ओ ए बी एक ट्रायंगल आया, और ओ सी बी एक ट्रायंगल आया। इन तीनों ट्रायंगल का जब सम निकालूंगा एरिया का, तो क्या वो ए बी सी ट्रायंगल के एरिया के सम इक्वल होगा? बस अब आपको यही करना है। ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे कैसे? देखना बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले बात करता हूं कौन से ट्रायंगल की? मैं बात करता हूं ट्रायंगल ओ ए सी की। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी ट्रायंगल के अंदर ओ सी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर भी है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बेस कितना है अपना? बेस है AC, हाइट क्या है? ओ ई। ठीक है, ओके, एरिया यहां पे भी रखेंगे एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या होगा बच्चों? बेस होगा AC। ठीक है, और हाइट क्या होगी अपनी? हाइट होगी OE। क्लियर? ओके, हाफ AC की लेंथ क्या? x प्लस 6 है, बिल्कुल x प्लस 6। OE देखो, अगर ये रेडियस 4 है तो ये भी तो 4 और ये भी तो 4, रेडियस सेम ही होते हैं सर्कल की, बस प्लेस कर दो। यहाँ 4 रखा, 2 से 4 को रिड्यूस किया तो 2 आ गया, तो इट इज 2 x प्लस 6। ऑलराइट, x प्लस 6 हियर, और ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं आगे। सो रखेंगे इन ट्रायंगल, सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा अपना? सेकंड वाला ट्रायंगल मैंने OAC ट्रायंगल ले लिया ना। अब मैं बात करता हूँ OAB की और OBC की। ठीक है, मैं बात करता हूँ ट्रायंगल OAB। OAB ट्रायंगल के अंदर क्या होगा देखना, OAB ट्रायंगल के अंदर सेम एरिया जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो एरिया विल बी सेम हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब OAB की बात कर रहा हूं तो साफ समझ में आ रहा है कि OAB अपना बेस होगा, है ना, और जो हाइट होगी दैट्स OF। राइट, OF है। ओके, हाफ AB तो x प्लस 8 है, और OF इज 4,
मैं इसको 2 से 4 को रिड्यूस करूंगा, आई गेट 2 एंड दिस इज x प्लस 8, आई गेट 2x प्लस 8 हियर। मेरे पास आ गया, ये 4 है, ये x प्लस 8 है। तो देखा जैसे इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालते वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8, तो दिस इज वी गॉट एरिया हियर। अब मैं सेकंड बात करता हूँ ट्रायंगल OBC की। सो इन ट्रायंगल OBC, OBC ट्रायंगल के अंदर सेम एरिया जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ बेस क्या रखेंगे, देखो बेस अपना 8 प्लस 6 कंप्लीट वैल्यू है ना, 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट, रेडियस तो इसका भी 4 ही है, 2 से इसको रिड्यूस करा 2 आ गया, और ये आ गया 14, हाफ हटाता हूँ क्योंकि वे ऑलरेडी रिड्यूस्ड, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, ये आ गया है 28। तो इसका एरिया मेरे पास में कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 28 सेंटीमीटर, राइट, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर ये आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीनों के एरिया आ गए। जैसे इन तीनों एरिया का सबमिशन करूंगा टोटल एरिया आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, मेरे पास टोटल एरिया भी नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स तो है बच्चों। तीनों साइड्स अगर मेरे पास में होती है किसी ट्रायंगल की, तो उसका एरिया मैं कैलकुलेट करता हूँ हिरोन्स फॉर्मूला से, बस यही करना है। तो आप हिरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले मैं तीनों का सम करके निकाल लेता हूँ, फिर जो फाइनल आंसर होगा ना अपना हिरोन्स फॉर्मूला से, उससे इसको इक्वेट कर देंगे। तो अपना जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, देखो इधर से आएगा 28 प्लस 2 x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, ये रख दिया मैंने। चलो आगे चले, F कैप दिस एरिया दिस वे। नेक्स्ट आते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हिरोन्स फॉर्मूला, हिरोन्स फॉर्मूला। तो ट्रायंगल ABC, ये अपना ट्रायंगल ABC है, इसमें ये x प्लस 8 है, ये x प्लस 6 है, और ये 40। आप याद करो हिरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले मुझे सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है, और वो होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, दैट मीन्स sum of all the sides which is perimeter divided by 2, that is x plus 6 plus x plus 8 plus 14 divided by 2। क्या इन दोनों का सम 14? एब्सोल्युटली। तो बोल रहे 2x प्लस ये 14 और ये 14, 28 अपॉन 2, 2 से सबको रिड्यूस कर देंगे, आई गेट x प्लस 14 हियर, और ये आ गया अपना सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ओके, s x प्लस 14, x प्लस 14, और अब मैं x प्लस 14 में से माइनस करूंगा सबसे पहले a मान लो मैंने रखा 14, तो पहले मैंने 14 को माइनस किया, फिर x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x प्लस 6 को, ठीक है, फिर x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x प्लस 8 को, ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखना, फिर से अंडर रूट अप्लाई किया, देखते रहना ध्यान से। x प्लस 14 तो एज इट इज रहेगा, क्या s14 से s14 काट दूं, x बचा। ठीक है, ये 14 रिड्यूस हो जाएगा ना। अब देखना, इन दोनों को अलग से सॉल्व करता है। x प्लस 14 में से माइनस करना है मुझे x प्लस 6, क्या माइनस 6 हो जाएगा, देखो x प्लस 6 है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, माइनस x, आई कैप्ट इट ओवर हियर, माइनस x से x कट गया, 14 माइनस 6 8। ठीक है, अब देखना सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x से x कट गया, 14 माइनस 8 6, कैप्टेड 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ गया दोनों वैल्यूज कैसे निकाली। बस इन दोनों वैल्यूज का यूज करके अब अपन एरिया निकालने पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वी आर डन। तब देखो क्या करेंगे, x प्लस 14, x प्लस 8 और ये 46। ठीक है, वी नो दैट जैसे इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे बन जाएगा 48x, ये बन जाएगा 48x ब्रैकेट x प्लस 14, और ये अंडर रूट में एरिया आ गया। ठीक है, ये भी एरिया आ गया है, और ये भी लास्ट वाला भी एरिया है, ये है ना। जैसे मैं दोनों एरियाज को इक्वेट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, सुनना ध्यान से। उसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा सिंप्लीफिकेशन करके रहा हूं। देखो ये 28 है, इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस
16 और ये बनेगा 2x प्लस 12, राइट? ओके, तो देखना 28 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों का सम क्या 4x हो जाएगा, ठीक है? ओके, इन दोनों का सम करो, देखो 16 और 12 को क्या 28 हो गया, 28 और 28 56। अब देखना मैं सब में से 4 कॉमन ले लूं, विल गेट x प्लस 14 हियर, ठीक है? ये अपना एरिया है अभी वाला, मैंने इसको जानबूझ के पहले सिंप्लीफाई नहीं किया था, अब समझ जाओगे। अब ध्यान से देखो, इसको मैं इक्वेट करूंगा किससे, जो आंसर मैंने यहां से निकाला है, बस दोनों एरियाज को इक्वेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, क्या है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट 14x अंडर रूट 48x x प्लस 14, ठीक है? ये मैंने रखा है यहाँ पर। बच्चों इसकी कैलकुलेशन में बच्चे बहुत घबराते हैं, इसकी कैलकुलेशन में आपको करने नहीं दूंगा, देखो ध्यान से। 48x x प्लस 14 ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखना इसका एरिया कितना था, 4x प्लस 14, चलो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो रिटन 4x प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट में 48x x प्लस 14, दोनों इक्वेट करेंगे। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो बन गया x, जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करी ये बन गया 4 का स्क्वायर, ये बना x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना 48x और इधर आ गया x प्लस 14, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी ना, इधर से रूट हट जाएगा इधर स्क्वायर आ जाएगा। तब देखो कैसे x प्लस 14 से एक स्क्वायर कट गया, ठीक है? इधर देखना 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से 48 को कट किया 3 आया, 3x, इधर से क्या बचा x प्लस 14, एक x ट्रांसफर कर दो, 2x 14 2 डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 7। समझ गए हो, इतना इजी क्वेश्चन है। बस हाँ लेंदी मान लेता हूं बट इजी है क्वेश्चन, है ना? कुछ नहीं करना आपको, क्या करना सबसे पहले आपने इन दोनों, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का एरिया ऐड किया और कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ठीक है? अब इन तीनों का एरिया निकाला कैसे, मैंने हाफ इंटू बेस इंटू ऐड की हेल्प से तीनों का एरिया निकालो, तीनों का एरिया निकालने के बाद ऐड कर दिया और ये फाइनल एरिया आ गया एबीसी ट्रायंगल का। उसके बाद मैंने हीरोन्स फार्मूला से, ये हीरोन्स फार्मूला का यूज किया और ये जो अपना एबीसी ट्रायंगल था कंप्लीट, उसका एरिया कैलकुलेट किया और उसका एरिया फाइनली आया ये। फिर मैंने क्या किया, दोनों एरियाज को इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद x प्लस 14 की फॉर्म में इक्वेशन बना ली, जिससे दोनों आपस में कट जाए, मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। बच्चे फंस जाते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो x प्लस 14 से x प्लस 14 डायरेक्टली कट कर दिया, फाइनली आई गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, उससे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7। अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था साइड AB एंड AC। अब यहां मैं अगर x की वैल्यू प्लेस करूंगा तो देखो ये x प्लस 7, 7 प्लस 6 और 7 प्लस 8, तो दो साइड्स बनेगी, तो आप लाइक हो गया फाइनली, हेंस द साइड्स आर x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, और सेकंड वाली साइड कितनी थी अपनी x प्लस 8, तो इसको लिखोगे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ये भी सेंटीमीटर्स में आएंगे बच्चों, दैट्स इट, वी गॉट द वैल्यूज, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend a supplementary angles at the center of the circle, ठीक है? सर्कल, ये क्वाड्रिलैटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? मैंने रेगुलर क्वाड्रिलैटरल नहीं बनाया, अदरवाइज बच्चे समझ जाते हैं कि स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ बना के प्रूव कर देंगे, नहीं बेटो, आपको क्वाड्रिलैटरल बोला है तो क्वाड्रिलैटरल ही होना चाहिए और वो हर कंडीशन में फुलफिल होना चाहिए। तो अब देखो आई गॉट ए बी सी डी 4 वर्टिसेस है जिन पे क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है, और जब ये सर्कल को टच कर रहा है मैंने पॉइंट्स को पी क्यू आर एस बना दिया। अब आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है जो ऑपोजिट साइड से क्वाड्रिलैटरल की, जैसे ए बी या सी डी ले लो या फिर बी सी और ए डी ले लो, कोई भी ले लो, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड से लो, और उन दोनों का वो दोनों जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, मान लेते हैं ये सेंटर है, तो इसने यहां से इसको ज्वाइन किया ऐसे और यहां से ज्वाइन किया ऐसे, और इधर से ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है? इसलिए कभी ये मत समझ लेना कि ये डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल की बात नहीं कर रहा, आपसे बोल रहा है सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे इनके वर्टिसेस से, इसलिए इनसे जो एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। बस कैसे करेंगे ध्यान से देखो, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करने, वो कंस्ट्रक्शन कैसे करने देखो, मैं एक डिफरेंट कलर लेता हूँ, उससे आपको कंस्ट्रक्शन सिखाता हूँ पहले। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर ज्वाइन कर दिया। अब सुनना, ये 4 पॉइंट ज्वाइन करने के बाद मेरे पास में डिफरेंट 8 एंगल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आ गए। बस इनकी मार्किंग स्टार्ट कर दी मैंने, सारे सर्कल्स सारे एंगल्स की। देखो
इस एंगल को मैंने 1 बोल दिया, इस एंगल को 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्या सारे एंगल का सम 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कौन? 1 से लेके 8 तक सबका अगर सम करूंगा तो कंप्लीट एंगल बनेगा और उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। बस आपको ये लिखना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। क्लियर? अब देखो, अगर इनका सम 360 डिग्री है तो क्या आपसे पूछ रहा है कि ऑपोजिट एंगल। अब मुझे काम किस किस एंगल का है? मुझे काम है 1 8 और 4 5 का, या फिर 2 3 और 7 6 का, है ना? इन चार एंगल्स का तो काम है। तो मैं क्या करता हूं, बाकी सारे एंगल्स को इनकी फॉर्म में बनाने लगता हूं। कैसे? याद करो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। कैसे? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है? ये रेडियस, ये कॉमन। या तो ट्रायंगल कांग्रुएंसी करी थी, एक ट्रायंगल की कांग्रुएंसी करके दिखा रहा हूं, बाकी सर आपको करनी भी नहीं है, सिमिलरिटी यूज करके कर लेता है। तो मैं सबसे बनाता हूं ट्रायंगल। ये तो सेंटर अपना ओ ले लिया मैंने, ओ आर सी और ओ क्यू सी में, इन ट्रायंगल ओ आर सी एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी में, इन दोनों में आया तो आई गॉट ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू, दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या रखेंगे? रेडियस, ठीक है? फिर एंगल ओ आर सी, एंगल ओ आर सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू सी, ये दोनों 90 डिग्री। रीजन जानते हो आप लोग, रेडियस परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी कॉमन, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये आ गई अपनी कॉमन। तो बाय आर एच एस, आर एच एस से क्या हो गया? अपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल? ओ आर सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ओ क्यू और सी के, ठीक है? जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ उसके बाद आपके पास राइट है कि आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 इक्वल, सिमिलरली 5 और 6, सिमिलरली 7 और 8, ठीक है? तब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे एंगल में कन्वर्ट करूंगा जिनकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो एंगल 2 को मैं लिख सकता हूं एंगल 1, तो एंगल 1 मैंने ऐसे लिखा, एंगल 2 की जगह लिख दिया एंगल 1। आगे देखो, एंगल 3 को लिख सकता हूं एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 की जरूरत ही नहीं है, मैं प्रूव कर रहा हूं इन दोनों एंगल्स को भी, ठीक है? तो मुझे 4 5 और 1 8 चाहिए, इसके अलावा सब हटा दो। एंगल 3 का लिख सकते हैं एंगल 4, एंगल 4 एज इट इज, एंगल 5 भी एज इट इज, इसकी भी जरूरत है, ठीक है? फिर एंगल 6 को लिख सकते हैं 5, 7 को लिख सकते हैं 8, ठीक है? तो एंगल 6 यहां लिख देता हूं मैं, एंगल 6 को लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 7 को लिख सकते हैं एंगल 8 और लास्ट में एंगल 8, ठीक है? और इनका सबका सम कितना है? ये सबका सम है 360 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल 1, राइट? क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है? इधर आते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ये और ये, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या समय से 2 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल। मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और जैसे यहां से 2 हटाया ये आ गया 180 डिग्री। अब देखना एंगल 1 और 4, एंगल 1 और 4, 5 और 8। अब देखना एंगल 1 और 8 मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? एंगल 1 और 8 मिलके बना रहा है एंगल COD। सिमिलरली एंगल 4 और 5 मिलके क्या बना रहा है? एंगल 4 और 5 मिलके बना रहा है AOB। तो आप लिखोगे हेंस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? प्रूव हो गया, सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया क्या? लेकिन आपसे उसने बोला था कि AOB और COD को प्रूव करके दिखाओ, नहीं ना, उसने तो बोलता ऑपोजिट साइड से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं उनको प्रूव करके दिखाओ। वो तो आपने ले लिया कि AOB और COD को कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। अच्छा, इससे भी तो कर सकते थे, तो आप लिखोगे कि इसी से नहीं, अगर आप इन दोनों को लेके सॉल्व करते तो जैसे मैंने 1 को 2 के फॉर्म में रिप्लेस किया, ऐसे 2 को 1 के फॉर्म में रिप्लेस कर दो, है ना? दोनों को आपस में फॉर्म में रिप्लेस कर दो, अब क्या मैं 2 3 और 7 6 को लेके सॉल्व कर दूंगा, यही सब कुछ होगा, है ना? तो आंसर सेम आएगा, तो आप लास्ट में लिख दोगे सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस नॉट इक्वल टू, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। सो एंगल BOC प्लस AOD इज ऑल्सो 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, दोनों लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं पूछा था, आपसे पूछा था ऑपोजिट साइड अगर सब सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। तो कोई सा भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों के लिए करके दिखाना है। आपको एक को आपने प्रॉपर्ली सॉल्व कर दिया, सेकंड के लिए आपने सिमिलरिटी लिख के कर दिया, दैट्स इट, वी आर डन। समझ गए बच्चों?
सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर एक्सरसाइज। अब आपको करना क्या है, पूरी एक्सरसाइज के दोनों वीडियोस हैं, एक बार ध्यान से देख लो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स, एज आई ऑलवेज सेड, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। कमेंट बॉक्स पे जम के कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये दोबारा बता दो, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो चीजें हैं वी विल डेफिनेटली वर्क इट आउट एंड विल सॉल्व इट फॉर यू। क्लियर बच्चों? सो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और 100 तो लाना ही है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।